नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं मेरे सब फ्रेंड्स? वंस अगेन योर संजना साइमन, योर फ्रेंड, योर वेल विशर इज हियर ऑन अ यूट्यूब चैनल। और आज मैंने ये साड़ी पहनी है। ये महाराष्ट्रन पाटनी साड़ी है जो कि मुझे मेरी एक महाराष्ट्रन फ्रेंड ने गिफ्ट करी है, जिनका मैं नाम यहाँ पे सोशल मीडिया में लेना चाहती हूँ, जिनका नाम है अविका झा। और अविका झा अभी कुछ समय पहले मुझसे मिलने दिल्ली आई थी मुंबई से, और उन्होंने मुझे साड़ी गिफ्ट करी। अविका, थैंक यू सो वेरी मच, इतनी प्रिटी खूबसूरत साड़ी गिफ्ट करने के लिए। और ये कलर जो है ग्रीन फ्लोरेसेंट है, ये बहुत खूबसूरत कलर है, अमूमन लोग पहनते नहीं है ऐसा कलर। और जब मुझे अविका ने ये साड़ी दी, मुझे कलर देखा मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट कलर्स ही पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे यूनिक कलर्स पहनना। और मैं जब आज हम लोग चर्च गए थे, चर्च में हमने सेंट मोनिका की फीस्ट मनाई, और आज हमने मदर्स डे सेलिब्रेट करा। और मैं ये साड़ी पहन के गई थी, सबने बहुत तारीफ करी है। आप भी देखिए इसका पल्लू कितना खूबसूरत है, दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे फ्रेंड्स हमेशा बोलते हैं कि आप मैम साड़ी पहना करिए, साड़ी में वीडियो बनाइए। तो लीजिए जी, आप लोगों की फ्रेंड संजना साड़ी में आपके साथ है, और आप देख सकते हैं साड़ी बहुत खूबसूरत है। मैं अपने घर पे हूँ इस समय, अपने घर से इस वीडियो को बना रही हूँ, और किसी दिन मैं आपको अपना घर भी दिखाऊंगी किसी ब्लॉग में। और मैं आपको इसका पल्ला दिखाती हूँ, पल्ला वाकई बहुत खूबसूरत है, आप देखिए, दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। और मेरे बाल देखिए इतने बड़े हो गए हैं, और अभी और बड़े करने हैं, हो नहीं रहे हैं। ये देखिए, so साड़ी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, and very beautiful combination of colors. Thank you Avika Jha from Mumbai. So dear friends, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में आप लोगों से बात कर रही हूँ। ये टॉपिक जो है मुझसे बाबर बाबर करके एक यूट्यूब व्यूवर है, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ और इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। और मैं, जैसे कि आप लोग जो टॉपिक्स डिमांड करते हो और मुझे लगता है कि हाँ ये टॉपिक कुछ इम्पोर्टेंट है, इस पर हमें बात करनी चाहिए, तो मैं उस पर बात करती हूँ। तो मुझे टॉपिक बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इस टॉपिक पे आज वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी भी बहुत कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा है, बहुत कम, सच में बहुत कम संख्या है। अगर आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो और ऐसे आप लोग कंजूसी कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करने में, तो मुझे सच में बहुत तकलीफ हो रही है इस बात से। और तो प्लीज़ अभी इसी वक्त जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बाद में देखना, पहले हाथ बढ़ा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। मैंने अभी अपनी रिस्ट वॉच उतारी है, अभी कुछ खा रही थी तो मैंने इसको हाथ हैंड वॉश करा तो मैंने उतार के रख दी है। तो बात करती हूँ आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक मुझसे कहा गया था कि मैं बात करूं अपने स्ट्रगल लाइफ के ऊपर। अमूमन मैं बहुत पॉजिटिव बातें करती हूँ और बहुत खुश मिजाज इंसान हूँ, और वही चीज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ। लेकिन मुझसे जब कहा गया है कि मैं अपने ट्रांजिशन के पहले और सर्जरी के बाद, यानी कि प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, उन परेशानियों के बारे में बात करूं जो कि वाकई में मेरी स्ट्रगल लाइफ को मैं दर्शा सकूं, ताकि जो व्यूअर्स हैं जो कि ट्रांस अभी सर्जरी का प्लान कर रही हैं, वो इस बात को समझ सके और इंट्रोस्पेक्ट कर सके, इस बात को जांच सके कि सर्जरी से पहले लाइफ ज़्यादा दिक्कत में थी या सर्जरी के बाद लाइफ ज़्यादा दिक्कत में हुई है। तो इन्हीं सब बातों के साथ में मैं वीडियो को शुरू कर रही हूँ। तो मैं बात करती हूँ अपने वेरी चाइल्डहुड से। और देखिए, मैं एक संपन्न फैमिली की हूँ, और मेरे पिताजी रेलवे में जॉब करते थे, मेरी माताजी एक स्कूल में अध्यापिका रहीं, और मेरे दो बड़े भाई थे, मैं घर में सबसे छोटी थी। तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई अपने स्टार्टिंग एज में। मुझे बहुत प्यार और बहुत केयर, बहुत प्रोटेक्शन मिला मेरे घर से, सब लोग मेरे साथ में थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब मैं धीरे धीरे एडोलसेंट एज की तरफ बढ़ रही थी, तकरीबन 12-13 साल की तरफ, और मैं 8th क्लास में थी, तो मुझे ध्यान है कि वहाँ से मेरी लाइफ का एक बहुत ही भयानक और बहुत ही तकलीफ वाला चैप्टर शुरू हुआ, जबकि मेरे अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे। और अचानक से जब एक फेमिनिन और खूबसूरत सा इंसान, उसके हाथ पैरों में, दाढ़ी में बाल आने लग जाते हैं, और बॉडी में कुछ और चेंजेस होते हैं जो कि उसको एक बॉय से मैन की तरफ टर्न कर रहे होते हैं, तो एक ट्रांस के लिए वो बहुत तकलीफ की बात होती है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं वो सब चीज़ें हमारे साथ में हो।
लेकिन हमारे ना चाहने के बावजूद भी वो सब चीज़ें हो रही थी और मैं बहुत रोती थी, बहुत डिप्रेशन में रहती थी, ये सब क्यों हो रहा है। मेरे पास इतने सारे सवाल थे, मैं इतनी बातें करती थी आईने के सामने खड़े होके या फिर अपने गार्डन में खड़े होके। मैं इतने सवाल करती थी अपने आप से कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, और भगवान तो सब कुछ इतना अच्छा करते हैं तो मेरे साथ इतना अन्याय क्यों, और सब इतने खुश रहते हैं, सबके दोस्त हैं, सब लोग ग्रुप में रहते हैं और मैं बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल तन्हा। बस अपनी माँ से बात कर ली, अपने पापा से बात कर ली, भाइयों के साथ में कुछ लूडो वगैरह, कैरम वगैरह खेल लिया, बस इसी में ज़िंदगी कट रही थी। और मेरे पास में कोई एम नहीं था ज़िंदगी को जीने का कि मैं क्यों जी रही हूँ। लड़कियों के पास एक अलग एम था, लड़कों के पास एक अलग एम था, लेकिन मैं बिल्कुल एमलेस लाइफ जी रही थी और बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत परेशान थी। उस समय यूट्यूब और फ़ोन वगैरह तो थे ही नहीं। किसी-किसी के घर पे लैंडलाइन फ़ोन होता था, तो हमें कुछ पता भी नहीं था कि ट्रीटमेंट भी हो सकता है या फिर मेडिसिन्स वगैरह भी होती हैं, कुछ भी नहीं पता था। और हम छोटे से शहर से थे, यूपी में, बरेली से। तो मैं क्लास 8th में थी और बहुत परेशान थी। मेरे को एक क्लास 8 तक मैं कोएड स्कूल में पढ़ी और क्लास 9th में मेरे पिताजी ने एक बॉयज़ स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया और वहाँ जाके मेरी लाइफ बहुत दिक्कत में रही, क्योंकि वो थोड़ा दूर भी था घर से और सुबह 7 बजे स्कूल लगता था और मैं 6 बजे मेरा कोचिंग था मैथ्स का, और मैं घर से 5 बजे निकल जाती थी अंधेरे में। जाड़ों में तो अंधेरा ही होता था उस समय। मैं 5 बजे निकलती थी, 6 बजे स्कूल कोचिंग जाती थी और वहाँ पे बॉयज़ जो थे वो मास्टर जी के आने से पहले कुछ गंदी-गंदी बातें करते थे, नॉन-वेज बातें करते थे, अश्लील लिटरेचर या गंदी जो बुक्स होती हैं जिसमें गंदी स्टोरीज़ होती हैं, पॉर्न स्टोरीज़ होती हैं, तो वो बुक्स लेके आते थे और वो लोग पढ़ते थे छुपा-छुपा के। उसमें जो भद्दी-भद्दी चीज़ें होती थी वो देखते थे और मुझे बहुत इंसल्टिंग और हर्ट फील होता था और वो लोग मुझको भी शेयर करते थे, लेकिन मैं उनसे बच के इधर-उधर हो जाती थी। जिस वजह से मैं कोचिंग भी नहीं जाने लग गई, मैं कोचिंग बंक करने लग गई। मैं अपने घर से निकलती थी और बहुत धीरे-धीरे चल के जाती थी ताकि जल्दी से 6:30 बज जाए, पौने 7 हो जाए, मैं कोचिंग लेट पहुँचूँ और मास्टर जी बोले जाओ भई तुम स्कूल जाओ। क्योंकि मैं बहुत डरती थी उन लड़कों के साथ में, मुझे बहुत घबराहट होती थी और मतलब वो लोग इतनी इतनी घटिया बातें करते थे, इतनी घटिया सोच थी उनकी, और मैं फेमिनिन थी तो वो मुझे लेके बहुत कटाक्ष करते थे, बहुत मुझे चिढ़ाते थे और कहते थे कि भई तू तो मज़े नहीं लेता इन बातों में, यानी कि तू मतलब कुछ डिफेक्टिव पीस है, तू कुछ ऐसा है, वैसा है, बहुत गंदे-गंदे शब्द बोलती। तो मैं बहुत मतलब मैं खुद भी सवाल करती थी अपने आप से कि मतलब ऐसा भगवान जी क्यों है? मैं क्यों नहीं और लड़कों के समान हूँ? मैं क्यों नहीं मज़े ले पा रही हूँ इनके समान? सबकी गर्लफ्रेंड है, मैं क्यों नहीं गर्लफ्रेंड बना रही हूँ? मैं क्यों नहीं उस लाइफ़ को एन्जॉय कर रही हूँ, जो एडोलसेंस एज के लोग करते हैं? मैं बहुत रोती थी, बहुत डिप्रेशन में रहती थी, मैं किसी से नहीं कहती थी, क्योंकि कोई था ही नहीं जो मेरे जैसा हो और जो जिसको मैं अपने दिल की बात कह सकूँ। पापा-मम्मी से बोलती थी, तो उनको लगता था कि मैं घर की सबसे छोटी हूँ, लाडली हूँ, तो फेमिनिन हूँ, तो वो मेरी बातों को मज़ाक में ले लिया करते थे कि चल बच्चे, चल छोटा बच्चा। और मम्मी बहुत मासूम थे, किसी को पता ही नहीं था जेंडर डिस्फोरिया के बारे में, किसी को पता ही नहीं था कि भई एक पुरुष के अंदर एक महिला भी हो सकती है। वो समझते ही नहीं थे इस बात को, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। तो बहुत तकलीफ़ वाली ज़िंदगी थी, वो पल मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत रोती थी, बहुत परेशान थी, मैं खाना नहीं खाती थी, प्रेयर करती थी और लाइफ़ बहुत ही मतलब एकदम सुसाइड ज़ोन की तरफ जा रही थी और इस वज़ह से मेरी पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई। मैं ढंग से पढ़ नहीं पाई और मैंने जब हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने का टाइम आया, तो जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की जो पहले छुट्टियाँ मिलती हैं, वैकेशन 3 महीने का टाइम मिलता है हम लोग को अपना सेल्फ स्टडी करने का। वो सेल्फ स्टडी करने के लिए जब मैं अपने घर पे रही तो मैं अपने अपने बड़े भाइयों से काफ़ी हेल्प ली, उन्होंने मुझे घर में पढ़ाया क्योंकि मेरे भाई थे, तो वो मज़ाक या इंसल्ट या इस तरीके की बातें नहीं करते थे। मेरे परिवार का माहौल बहुत रिलीजियस और बहुत मैनर्स, बहुत ज़्यादा मैनर्स था। हमारे परिवार में सब पढ़े लिखे थे, सब जॉब वाले थे, तो बड़े अच्छे से मेरे भाई लोग मुझे ट्रीट करते थे, वो लोग मुझे पढ़ाते थे और मैं बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी कर पाई। 3 महीने की पढ़ाई के बाद मैं हाई स्कूल को बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। इतने अच्छे नंबरों से पास किया कि मेरे पापा जो थे, मेरी मार्कशीट और मेरे सर्टिफ़िकेट हाई स्कूल का सब रिलेटिव्स को दिखाते थे कि भई मेरे बच्चे ने इतने अच्छे नंबर लिए हैं। और फिर मैं 11th और 12th में जब आई तो मुझे कॉमर्स साइड दिलवा दी गई कि पापा चाहते थे कि मैं उनको लेके पढ़ाई करूँ, लेकिन मैं चाहती थी मैं इंग्लिश लिटरेचर लेके आगे पढ़ाई करूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश लिटरेचर नहीं लेने पढ़ने दी गई क्योंकि मेरे पिताजी को लगता था कि ह्यूमैनिटीज़ जो होते हैं, जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं, वो लड़कियाँ पढ़ती हैं और तुम्हें ये पढ़ के अपनी इंसल्ट नहीं करानी सोसाइटी में।
तो मुझे फोर्सफुली ये सब्जेक्ट्स दिए गए और मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता था पढ़ने में, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के लिए फोकस चाहिए, फोकस्ड माइंड चाहिए, एक कंटिन्यूशन में आपको पढ़ाई चाहिए। और हम अपने आप से इतने परेशान थे, सवाल जवाब इतने ज़्यादा हो रहे थे, अपने हार्मोनल चेंजेस की वजह से इतने तकलीफ में थे कि हम पढ़ते क्या, हम तो मरने की सोच रहे थे, हम तो सोच रहे थे मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे में पढ़ाई तो बहुत ही दूर की बात थी। लेकिन उस समय प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में कुछ मेरे मित्र दिए जो कि रेलवे कॉलोनी बरेली के ही थे, और वो मुझे मिले। तकरीबन हम 5 दोस्त थे और वो लोग बहुत मेरे को सहयोग करा, और मैं भी उनको बहुत हेल्प करती थी, क्योंकि हम लोग सब ट्रांस थे, हम सब लोग फेमिनन थे, और हम लोग उस समय एक फेमिनन बॉय के समान या एक बॉटम बॉय के समान या एक क्रॉस ड्रेसर के समान आप कह सकते हैं, हम लोग अपनी लाइफ को जीते थे। तो जब वो लोग मेरी लाइफ में आए तो मेरी लाइफ का मैक्सिमम पार्ट जो था वो उनके साथ में स्पेंड हुआ। मैं स्कूल के बाद उनसे मिलने जाती थी, हम लोग साथ में डांस करते थे, सिंगिंग करते थे, कुकिंग करते थे, और अपने दिल की बातें दूसरे से शेयर करते थे। तो उस टाइम पे समझ में आया कि भाई हाँ, हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, हम जैसे और भी लोग हैं। और वो लोग सब लोग भी पढ़ाई कर रहे थे और मैं भी पढ़ाई कर रही थी, तो हम लोग साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे, साथ में डांस करते थे, साथ में शॉपिंग करते थे। तो वहाँ से लाइफ का एक खूबसूरत पार्ट शुरू हुआ। लेकिन जो परेशानियाँ थी वो फिर भी वैसे की वैसे ही रही। मैंने एमकॉम किया, बीकॉम किया, एमकॉम किया, जो कि बिल्कुल मेरा मन नहीं था। मेरा मन इंग्लिश लिटरेचर में बीए एमए करने का था, लेकिन मुझे नहीं पढ़ने दिए गए वो सब्जेक्ट जो कि आज तक मुझे रिग्रेट होता है। मैं आज तक ये सोचती हूँ कि काश मैंने लिटरेचर उस समय पढ़ा होता, शेक्सपियर्स पढ़े होते या अच्छे अच्छे राइटर्स पढ़े होते, तो शायद मैं और अच्छे से अपने भाषा में कमांड लेके आ पाती। लेकिन मुझे वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने दिए गए जो मैं चाहती थी। तो ये सब आप कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान समाज का मेरे ऊपर अत्याचार था, जो मैंने बहुत छोटी उम्र से ही बर्दाश्त किया। उसके बाद मैं बीएड करने इलाहाबाद चली गई, और जब इलाहाबाद गई तो मैं अपने घर से बिल्कुल दूर थी, अकेली गई, और एक हॉस्टल में रुकना था, और हॉस्टल में रैगिंग हो रही थी। और रैगिंग में ऐसा होता था कि जो लड़के थोड़े क्यूट होते थे, खूबसूरत होते थे, उनके साथ में सीनियर लड़के जो थे वो रिलेशन या फिजिकल अब्यूज भी करते थे उनको। और मैं ये सब सुन के बहुत डर गई थी, मुझे बहुत घबराहट होती थी कि मैं वहाँ जाऊँगी तो कहीं ये सब चीज़ें मेरे साथ में ना हो, कहीं कोई मेरे को भी ऐसे हर्ट ना करे। लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे कभी किसी ने फिजिकल अब्यूज़ नहीं करा, कभी किसी लड़के ने मेरे साथ में इस तरीके से हरकत नहीं करी। और शायद मैं थोड़ी सिंसियर थी और पढ़ाई में अच्छी थी, तो लोग मेरे को रिस्पेक्ट करते थे। और मैं जब वहाँ पे गई तो मेरी मम्मा ने, पापा ने एक अलग से मुझे वहाँ पे अपार्टमेंट किराए पे दिया, मुझे हॉस्टल में नहीं रखा। शायद माँ बाप को भी लगता था कि मैं फेमिनिन हूँ, हॉस्टल में नहीं रह पाऊंगी ढंग से, तो मेरे माता पिता ने भी मुझे अलग से एक अपार्टमेंट वहाँ पे रहने के लिए दिया। मैं वहाँ पे 1 साल रही, मैंने पढ़ाई करी। उस दौरान भी मेरी लाइफ में बहुत रिलीजियस और बहुत अच्छे फ्रेंड्स आए, जिसमें से एक फ्रेंड मेरे फिलिप रिचर्ड चैटर्जी हैं, जो कि कानपुर से आए थे, और वो मेरे रूममेट थे। और हम लोगों ने एक बहुत अच्छी बॉन्ड था हम लोगों में, हम लोग बहुत रिलीजियस बातें करते थे। मैं उस समय बाइबल के और प्रभु के बहुत क्लोज आई, बहुत सारी चीज़ों का आंसर मुझे मिला, और मैंने लाइफ को एक नया शेप दिया। नया शेप ये था कि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था कि यस, मैं एक बॉय हूँ, और मेरे अंदर की जो संजना है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो मेरी सोच है, मेरा भ्रम है, और मुझे उसको मारना है। मैंने अपने आप को मार दिया था पूरी तरीके से, और मैं नीरज बन के एज अ बॉय अपनी लाइफ को अब आगे देखने लग गई थी कि मुझे भी और लड़कों के समान जॉब करनी है बीएड करने के बाद, और फिर माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, और फिर एक दिन शादी करके अपनी ज़िंदगी बसानी है। मैं बीएड करके आई, मैं 15 दिन भी अपने घर खाली नहीं बैठी। तुरंत मुझे बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल में कॉल आ गया, मैं वहाँ पे जॉब करने चली गई। मैं एज अ इंग्लिश टीचर वहाँ पे गई। देखिए कैसी प्रभु की एक महिमा कहूँगी, एक प्लान कहूँगी, कि मैं लिटरेचर पढ़ना चाहती थी, मेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ने दिया। मैंने एमकॉम बीकॉम किया, और उसके बाद जब मैं स्कूल में पढ़ाने गई तो मेरी प्रिंसिपल ने कहा कि यू आर गुड इनफ इन इंग्लिश, और आप इंग्लिश पढ़ाइए। मुझे वो सब्जेक्ट्स ही नहीं दिए जो कि मैंने पढ़े थे, जो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स था वो मुझे दिया ही नहीं, मुझे इंग्लिश पढ़ाने के लिए दिया। और मेरा सपना जो था वो वहाँ पूरा हुआ। मैं खुद नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैं जब बच्चों को पढ़ाती थी राइटर्स के बारे में या पोइट के बारे में या कोई भी अच्छा प्रोज लिटरेचर, तो मैं जब खुद पढ़ती थी तो मेरे अंदर का वो स्टूडेंट जो था वो सेटिस्फाई हो रहा था। और तकरीबन 12 साल मैंने स्कूल में शिक्षण कार्य किया। इस दौरान
मेरे दोनों भाइयों की शादी भी हो गई थी, मेरे पापा रिटायर हो गए, और मेरी कुछ ट्रांस फ्रेंड्स जो है, जिसमें से कुछ सोशल नेटवर्क पे भी हैं और अच्छा काम कर रही हैं, तो उनकी शादी हो गई, और उनकी शादी में जो मेलोड्रामा हुआ, जो प्रॉब्लम्स हुई, वो देख के मैं बहुत डर गई थी। उनका तलाक हुआ, मेरे 2 फ्रेंड्स थे, दोनों ट्रांस थी, उन दोनों ने शादी करी, फैमिली के प्रेशर में आके शादी करी, और दोनों का ही तलाक हो गया। और जब उन दोनों का तलाक हुआ तो मैं इतना डर गई, अंदर से घबरा गई, मुझे लगा प्रभु कहीं ये सब मेरे साथ ना हो, क्योंकि वो भी मेरे समान ही थे। और हम लोग तो बिल्कुल मतलब कह सकते हैं आपकी लंगोटिया दोस्त थे, चोरी दामन का साथ था, तो हम एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करते थे। और जब वो मैंने वो सब बातें उनसे सुनी प्रैक्टिकली, तो मैं डर गई। मैंने कहा अब भाई मैं अब क्या करूं, मैं शादी भी नहीं कर सकती, और मैं एज अ बॉय अकेली भी नहीं रह सकती अपने जीवन में, और मैं एज अ गर्ल भी कन्वर्ट नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि पता ही नहीं था कि भाई हम कन्वर्ट हो भी सकते हैं। उस दौरान मैं स्कूल में जब जॉब कर रही थी, तो मेरे स्कूल के टीचर्स जो थे वो महिलाओं को लेके गलत गलत बातें करते थे, और उनकी सोच गलत गलत थी। वो मुझे बहुत इंसल्ट भी करते थे कि भाई तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम शादी करो, और कब शादी करोगे, जब इरेक्शन बंद हो जाएगा, या बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज से बात करते थे। मैं सोशल मीडिया में हूँ तो बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरी ट्रांस समझ सकते हैं कि मुझे कितनी प्रताड़ना वहाँ पे बर्दाश्त करनी पड़ती होगी। और मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो हर क्लास के अंदर एक ना एक बच्चा जो था वो गंदा, या कह सकते हैं बैक बेंचर्स, या थोड़ा बुली करने वाले बच्चे भी होते हैं, तो वो लोग भी कभी कभी कटाश कर दिया करते थे। अमूमन मैं अपने स्कूल के बहुत फेवरेट टीचर थी, मुझे हमेशा से वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता था एज अ मोस्ट लव्ड और फेवरेट टीचर के रूप में। टीचर्स डे में खूब गिफ्ट वगैरह मिलते थे, लेकिन कुछ एक बच्चे होते थे जो कि अंदर तक तोड़ दिया करते थे, कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल दिया करते थे कि मैं अंदर से हिल जाती थी कि यार अब क्या होगा। और क्योंकि मैं एक ग्रुप में थी, हमारा ट्रांस का एक बरेली में ग्रुप बन गया था, और हम लोग क्रॉस ड्रेसिंग करते थे, पार्टीज इंजॉय करने लग गए थे, और हमने बहुत लंबा समय, मैं एक पहले वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि हमने तकरीबन 20 साल या कम से कम 15-18 साल जो है कि क्रॉस ड्रेसिंग करी है, हर फेस्टिवल्स के लिए, हर अपने सेलिब्रेशंस के लिए। तो हमारी कभी कभी जो फोटोग्राफ वहाँ पे पार्टी की होती थी वो वायरल हो जाती थी, वो कभी कभी स्टूडेंट के हाथ में लग जाती थी, वो कभी हमारे मोहल्ले में रहने वाले लड़कों के हाथ लग जाती थी, कोई ना कोई इनको लीक कर दिया करता था, और वो बहुत एक सोशल इंसल्ट होती थी, और मेरे भाई लोग को मालूम चल जाता था, और वो लोग मुझे टीज करते थे कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इंसल्ट होगी। और उस बीच कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ लड़कों ने ये कह के हमें प्रपोज करा कि भाई तुम फेमिनिन हो, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम शादी करेंगे तुम्हारे साथ में, और हमें कोई मतलब नहीं तुम्हारा जेंडर क्या है, हम तुम्हारी सोल से प्यार करते हैं। और क्योंकि हमारे पास भी कोई पैमाना नहीं होता है लड़कों की बातों को, उनके दिल को जज करने का, तो हम विश्वास कर लेते हैं। तो विश्वास कर लिया उनकी बातों पे, और उनके साथ में एक रिलेशनशिप में आ गए, और हुआ ये कि उनका अपना मतलब पूरा होता था, और फिर वो हाथ चढ़ा के चल दिया करते थे। उन्हें लगता था कि अरे ये लोग तो टिश्यू पेपर है, ट्रांस को फिजिकल इतना अब्यूज करा जाता है, उनको टिश्यू पेपर समझा जाता है, बस अपना मनोरंजन करा, घुमाया फिराया और छोड़ के चल दिए। और उस समय बहुत तकलीफ होती थी, बहुत रोते थे, क्योंकि भले ही दुनिया के लिए हम एक बॉय थे, एक नॉर्मल बॉय जेंडर पैदा हुए थे, लेकिन अंदर से तो हम लड़की थे ना, एक औरत थे। तो वो औरत कितना तकलीफ होता होगा उसको कि कोई उसके साथ में उसकी भावनाओं से खेल के, उसको प्यार के सपने दिखा के, उसको यूज करके उसको छोड़ के चले जाए, तो वो कितना दर्द होता होगा उसको। तो मैं उस दर्द से गुजरी, मुझे वो बहुत तकलीफ हुई। उसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी रिलेशनशिप के ऊपर, लेकिन वो दौर बहुत दर्दनाक था, इतना दर्दनाक था कि मेरे को लगता था मैं सुसाइड कर लूँ। और भगवान जी का ये बहुत अच्छी बात थी कि मतलब मैं बचपन से फेमिनिन थी और खूबसूरत थी, लोगों को मेरे अंदर 80% एक लड़की ही दिखती थी, बहुत कम एक लड़का दिखता था। तो मेरे को बहुत ज़्यादा लोग प्रपोज करते थे, प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप के लिए बहुत ऐसे अप्रोच आते थे, तो कहीं ना कहीं ठीक चल रहा था लाइफ, लेकिन दिशा विहीन थी, एमलेस लाइफ थी, एम नहीं था लाइफ का कि अब क्या करना है। जैसे न्यू ईयर आता था, तो मैं न्यू ईयर में कभी रेजोल्यूशन नहीं बना पाती थी कि अब मैं क्या करूं, वही बोरिंग जिंदगी थी, सुबह उठना, स्कूल जाना, दिन में आना, खाना, सोना, शाम को तैयार होना, अपनी ट्रांस फ्रेंड के पास चले जाना, उनके साथ में 3-4 घंटे नाच गा के, बातें बातें करके, हंसी मजाक करके, फिर घर आना, फिर खाना, फिर सो जाना। तो ये लग रहा था ये कब तक चलेगा,
30 के बाद 30 के हो गए, 35 के हो जाएंगे, 40 के हो जाएंगे, 50 के, क्या ऐसे एक दिन मर जाएंगे हम? कुछ नहीं कर पाएंगे इस दुनिया में। तो वो जो द्वंद चल रहा था, जो लड़ाई चल रही थी अपने अंदर ही अंदर, उसने कहीं ना कहीं ज्वालामुखी का रूप ले लिया था और वो फूटने को तैयार था बिल्कुल कि बस अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब हम सह नहीं सकते, अब कुछ ना कोई बोल्ड डिसीजन लेना है। क्योंकि शादी नहीं कर सकते थे, फ्रेंड्स का तलाक हो गया था, अब एक ही ऑप्शन बचा था कि भाई अब कुछ भी हो जाए, लड़की ही बनना है, अपनी जिंदगी को संजना बन के जीना है, क्योंकि मैं संजना ही हूँ। फिर कोई इंसान आए मुझे फिजिकली अब्यूज करके और चला जाए, मैं रोती रह जाऊं उसके गम में, और मेरे माता पिता का देहांत हो जाए, मेरे भाई अपने बेबी बच्चों में खुश हो जाए, और मैं एक अकेले कमरे के अंदर मर जाऊं ऐसे ही, अपने सारे अरमान सारी हसरतों को दिल में लेके, तो मैं वो जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। और फिर 2012 आया और वहाँ पे बहुत हमने डिसाइड किया, मैं और मेरी एक ट्रांस फ्रेंड है, हम दोनों ने डिसाइड किया साथ मिलके कि हम लोग अपनी जिंदगी को नया रूप देंगे। उनकी शादी हो गई थी, उनका तलाक की बात चल रही थी, उसी समय हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि समथिंग न्यू वी विल डू। और ऐसा कुछ हुआ कि भगवान जी की मर्जी थी, सन 2013 में गजल धालीवाल सत्यमेव जयते में आई, और नेशनल टीवी पे सॉरी स्टार प्लस पे जब आमिर खान ने उस शो को कंडक्ट करा और उन्होंने बताया जेंडर डिस्फोरिया के बारे में और गजल धालीवाल के बारे में कि वो एक ट्रांस वुमेन है एंड वाज बोर्न एज अ बॉय एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू अ फीमेल, और कुछ सर्जरीज वगैरह कराई हैं, तो वहाँ से एक विजन मिला, क्लियर हुआ कि अब भाई हमें भी ऐसे ही करना है। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों बैठ के वो सीरियल देखते थे उसको, और फिर हम लोग सोचते थे कि हाँ भाई हम किस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट करें। और उसी बीच एक और ट्रांस थी जो बहुत फेमस हो रही थी यूट्यूब में, और उनका नाम था ख्वाहिश परिहार, राजस्थान की थी, और अभी तो मुंबई में शायद कुछ काम कर रहे हैं। तो वो बहुत फेमस हो रही थी, हम उनको देख के बहुत एडमायर करते थे, उनको मतलब बहुत कॉपी करने लग गए थे। तो गजल धालीवाल, ख्वाहिश परिहार, इन जैसी ट्रांस के साथ इनको देख के हम इंस्पायर्ड हुए, और मैंने और मेरी फ्रेंड ने लेज़र लेना स्टार्ट किया। हमने लेज़र लिया और हम लोग हार्मोन्स नहीं ले रहे थे, स्टार्टिंग हमने लेज़र से करी। सन 2016 में मैं अपनी मम्मा को होली लैंड की यात्रा करवाने गई। सन 2015 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, और सन 2017 से मैंने हार्मोन्स लेने स्टार्ट करे, और वहाँ मैंने डिसाइड करा कि अब मेरे को एज अ फीमेल ही जीना है। मैंने अपने घर में रिवील कर दिया था कि मैं एक लड़की हूँ, एक लड़की बन के जीऊँगी। मुझे शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी, मेरी फैमिली का रिएक्शन, मेरे ब्रदर्स का, मेरी मम्मा का, सबका रिएक्शन मेरे अगेंस्ट था, मेरे खिलाफ था। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया था, हर किसी दोस्त ने, मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा था। मेरी उस जिंदगी से इस जिंदगी में आने के लिए कोई मेरे साथ नहीं था, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि जो मेरी सबसे अच्छी ट्रांस फ्रेंड थी उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे अपना सर्जरी करवा लिया, अपना सब कुछ चेंज हो गई, और उसने मेरे घर पे आके मेरी मम्मा को बोला कि संजना को ये मत करने देना, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, और प्लीज संजना को मत करने देना। और मैं समझ नहीं पाई कि सब क्यों कर रही थी वो, मुझे उसने सपोर्ट नहीं करा, एक ट्रांस की दुश्मन एक ट्रांस बन के सामने आ गई। और मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा भाई तुम यूट्यूब और सोशल मीडिया में तो हर जगह कहती हो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी मम्मा से कह रही हो मैं खुश नहीं हूँ, तो सच क्या है? और उस समय वो कुछ जवाब नहीं था, लेकिन मैं समझ गई कि हाँ, कोई नहीं चाहता है कि कोई आगे बढ़े, मुझे खुद को ही अपनी ज़िंदगी को शेप देना होगा, आगे बढ़ना होगा। मैंने बरेली छोड़ा, मैं दिल्ली आई, नौकरी छूट गई थी, और घर छूट गया था, माँ छूट गई थी, भाई छूट गए थे, दोस्त छूट गए थे, कोई साथ नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली अपनी बस एक पासबुक जो मेरे पास में थी, एटीएम कार्ड था, बस वो लेके दिल्ली आ गई। और यहाँ की ज़िंदगी जो थी वो बहुत दर्दनाक थी, उसके ऊपर मैं कभी और बात करूँगी। लेकिन तब तक मैं 90% फीमेल बन चुकी थी, एज अ शीमेल, एज अ लेडी बॉय बन के मैं सामने आ चुकी थी। मतलब कोई अगर मुझे न्यूड करके देखता तभी मालूम चलता कि हाँ मैंने सर्जरी नहीं करवाई है, अदरवाइज मेरे ऊपर हार्मोन्स का बहुत मैजिकल असर आया और मैं बहुत फेमिनिन बन के आगे आई। मैं बहुत खूबसूरत उस दौर में, मतलब मैं बहुत खूबसूरत थी जब मैं हार्मोन्स में थी, और मैंने 2 साल अपने हार्मोन्स कंप्लीट कर लिए थे। मैं बहुत स्लिम ट्रिम थी, और मेरा वेट उस समय 62-63 था, और मैं जहाँ जाती थी लोग मुझे बहुत रिकॉग्नाइज करते थे, मुझे पॉपुलैरिटी और फेम और लव सब कुछ मिलने लगा था एज अ फीमेल। मुझे सर्जरी से पहले ही लोगों ने एज अ फीमेल एक्सेप्ट कर लिया था। और अब जब मैंने सर्जरी करवा ली है तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मैं मतलब अपने घर में, अपने उस परिवार में, अपने उस शहर में, अपने उन लोगों के बीच में आज भी खुल के नहीं जा पा रही हूँ।
मैं अपने घर में जाती हूँ, भाइयों के साथ घर में रहती हूँ, फेस्टिवल्स घर के अंदर सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन अपने बरेली के चर्च में मैं आज भी नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे भाई को लगता है कि शायद उनकी इंसल्ट होगी। मैं आज भी बरेली के स्कूल्स में विजिट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे भाइयों को लगता है कि शायद उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अच्छा कर रही हो, तुमने जो करा अच्छा किया, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम दिल्ली में अपनी लाइफ जी रही हो, अच्छी बात है, हम यहाँ जी रहे, अच्छी बात है, हम लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमें दुनिया से क्या मतलब। लेकिन जब जब मैं उस शहर में लौट के जाने की कोशिश करती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे खानदान के लोगों का मतलब एक अपसेट होने दिखता है। मुझे लगता है वो लोग शायद पसंद नहीं कर रहे इस बात को। तो मेरा को अभी भी जो टेंशन है वो ये होती है कि मेरा घर छूट गया है। बेशक मेरी माँ मेरे साथ रह रही है, मेरे भाई अभी, मेरे बड़े भाई और उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब मेरे पास दिल्ली में आए थे, यहाँ पे 1 वीक स्पेंड करके गए, हमने शॉपिंग करी, अच्छे से रहे। लेकिन रिश्ता ऐसा हो गया कि वो जब वो मेरे पास आ रहे तो सब कुछ है, मैं वहाँ जा रही हूँ तो शायद वो फ्रीडम नहीं है। मैं जाती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, लेकिन उस फ्रीडम के साथ नहीं जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और सेकंड उसके बाद ड्रॉबैक ये होता है कि आप जब एक फीमेल बन जाते हैं तो आपसे लोग ये बोलते हैं भाई शादी कब करोगी। मैं आज ही चर्च गई थी, सब लोग पूछ रहे भाई शादी कब करोगी। तो ये शादी का जो एक प्रेशर होता है ना, ये बहुत पड़ता है। मेरी माँ को, मेरे भाइयों को भी हमेशा रहता है कि अब तुम सर्जरी हो गई है, एक फीमेल बन गई हो, अच्छा कमा रही हो, अच्छी जॉब पे हो, तो भाई अब शादी कर लो, शादी कर लो, एक बच्चा अडॉप्ट कर लो, अपनी लाइफ सेटल्ड कर लो। तो वो एक मिस्टर राइट जो है ना, वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं जिनके साथ में समय रिलेशनशिप में हूँ तो उनकी फैमिली मुझसे बहुत बात करती है, वो तो मेरे साथ में रहते हैं लिविंग रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी खुल के सामना नहीं कर पा रही है लोगों का। वो मुझे प्यार करते हैं, मेरे घर पे आते हैं, मैं उनके यहाँ जाती हूँ, सोशल सेरेमनीज हम साथ में मनाते हैं और खाना एक्सचेंज कर रहे हैं, त्योहारों में मिलजुल रहे हैं और गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन खुल के वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ना खुल के आज मेरे भाई सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना खुल के मेरे बॉयफ्रेंड की फैमिली वाले सपोर्ट कर पा रहे हैं, खुल के कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। बंद कमरे में, एक बंद जगह पे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। मेरे भाई मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जो मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं करती हूँ, सब कुछ अच्छा है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं अपने जो पार्टनर है उनके मम्मी पापा से बात ना करूँ, रोज बात करती हूँ, लेकिन खुल के कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है कि इस चीज को लीगलाइज्ड कर दिया जाए, उसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि सर्जरी के बाद भी जब आप पूरी प्रॉपर लड़की बन जाते हैं और आपके पास में बहुत सारी चॉइस आ जाती है, बहुत सारे लड़के आपको दिक्कत अट्रैक्ट होते हैं, वो आपसे शादी का ऑफर देते हैं और फिर आप सेलेक्ट नहीं कर पाते कि मैं किससे बात करूं, किससे नहीं करी, किसको रिजेक्ट करूं। और अमूमन आप जिसको सेलेक्ट कर लेते हैं वो इंसान पूरी हिम्मत के साथ आपका साथ नहीं दे पाता है, आपको छिपा के रखता है, तो भी आप हर्ट होते रहते हैं, आपको लड़ाई झगड़ा होता रहता है इन सब बातों को लेके कि भाई इस रिश्ते को लीगलाइज्ड करा जाए। तो ये दिक्कत, ये परेशानी आज भी हो रही है। साथ ही साथ बेसिकली परेशानी होती है सर्जरी के बाद आपको जॉब मिलने की, कि अगर आप पूरी तरीके से फीमेल हैं और आपके हाई स्कूल इंटर तक के सर्टिफिकेट चेंज हो गए हैं तब तो आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन अगर आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट चेंज नहीं होते हैं, उसमें आपका मेल नेम लिखा होता है और आप जॉब के लिए जाते हैं तो आधार कार्ड फीमेल का, पैन कार्ड फीमेल का, लेकिन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में जो मेल लिखा होता है वो बहुत क्लैश करता है। हिचकी आ रही, को याद कर रहे हैं शायद, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अमूमन तो सब कुछ ठीक ही है और बेसिकली प्रॉब्लम जो सर्जरी के बाद आती है वो आती है आपकी जॉब को लेके और आपके शादी और बच्चे के प्रेशर को लेके और आपकी फैमिली के सपोर्ट के लिए। और जो सर्जरी से पहले होती है वो तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब मैं कंपेयर करूँ तो सर्जरी से पहले मेरे को ज़्यादा टेंशन थी, ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रही थी। मैं संजना के साथ नहीं जी रही थी, तो वो एक आर्टिफिशियल लाइफ थी, एक बहुत ही बोरिंग लाइफ थी, दिखावे की जिंदगी थी, वो जिंदगी ही नहीं थी। तो मैं कंक्लूजन करूंगी तो मैं कहूंगी मैं पहले बहुत परेशान थी, थोड़ा बहुत टेंशन आज भी है, लेकिन एटलीस्ट आज संजना तो है। आज मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मुझे अपने आप को सजाना संवारना हर चीज बहुत पसंद है और ये मैं हूँ, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है। अब मैं जैसे मैं 9th क्लास में 8th क्लास में डरती थी स्टेज में जाने पे, टीचर का जवाब देने पे, अब मैं इतनी बोल्ड हूँ कि मैं 1 लाख लोगों के सामने बिना प्रैक्टिस के मंच पे बात कर सकती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं नेशनल लेवल की कंपेयरिंग्स करती हूँ,
नेशनल लेवल मतलब कि जहाँ पे कि केंद्रीय मंत्री आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मैं उनके सामने धारा प्रवाह भाषा में बात कर सकती हूँ बिना किसी प्रिपरेशन के। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ। मैं लोगों को उनके राइट्स के लिए लड़ सकती हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो मैं अब बहुत कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि अब संजना है। अब मैं सच के साथ चल रही हूँ और सच ने मुझे सच में आज़ाद कर दिया। मैं सच के साथ बहुत खुश हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सर्जरी से पहले दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, जिंदगी नहीं थी। सर्जरी के बाद दिक्कत जो होती है वो सिर्फ फैमिली रिकग्निशन की, फैमिली फुल सपोर्ट की, लाइफ पार्टनर के लिए और एक बेबी अडॉप्ट करने को देख के और एक जॉब को लेके। तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, इसमें भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। भाई आप बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते तो भाइयों के बच्चों में अपना बच्चा ढूंढ सकते हैं। लीगलाइज्ड मैरिज नहीं कर सकते लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में रह के उसको एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने भाइयों के घर नहीं जा सकते हैं, अपनी फैमिली के घर नहीं जा सकते, लेकिन उनको अपने घर बुला सकते हैं। तो इधर फिर भी ऑप्शंस दिख रहे हैं अच्छे अच्छे कि चीजें ठीक हो रही हैं, उधर तो कुछ भी ठीक नहीं था। तो बस यही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और इस बारे में मैं और भी बात करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो उसको यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तो करना ही पड़ेगा, आप तो करना पड़ेगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपके फेवरेट टॉपिक पे बात करी है मैंने। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।